नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज मेक्सिको में पकड़े गए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के जरिए कई लोगों की हत्या करवाने की साजिश का पता चला। फिनलैंड के शामिल होने के बाद नेटो 7 मिनट में रूस को तबाह कर सकता है। इजरायल ने फिर अल अक्सा मस्जिद में ऑपरेशन चलाया और ए के एंटनी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ दी तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रही। ब्रेकिंग न्यूज है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी पर। पता चला कि गैंगस्टर दीपक को देश से भगाने के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। खबर है कि ये गैंगस्टर दीपक के जरिए कुछ हत्याएं करवाने वाले थे। एक दिन पहले ही दीपक को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेक्सिको से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। किसी गैंगस्टर के खिलाफ यह दिल्ली पुलिस का पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन बताया जा रहा है। दीपक से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि दीपक बॉक्सर जान बचाने के बदले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ उससे कुछ लोगों की हत्या करवाने की डील कर चुके थे। ये लोग कौन थे जिन्हें निशाना बनाए जाने की तैयारी हो चुकी थी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसीलिए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन की वजह से हत्या की कई घटनाओं को टालने में सफलता मिली। क्योंकि अगर दीपक बॉक्सर पुलिस के हाथ नहीं लगता तो वो कई लोगों की जान लेकर लॉरेंस बिश्नोई का कर्ज चुका था। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से वो लगातार संपर्क में था। जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई किसी मोबाइल ऐप के जरिए दीपक बॉक्सर से बातचीत करता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि दीपक बॉक्सर को देश से फरार करवाने में 80 लाख रुपए का खर्च आया। सूत्रों के मुताबिक 80 लाख दीपक बॉक्सर ने खर्च नहीं किए, बल्कि ये रकम भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही खर्च की। बदले में दीपक बॉक्सर को कुछ लोगों की जान लेनी थी। दावा यह है कि एनसीआर में कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका दीपक बॉक्सर इस सौदे के लिए तैयार था और इसीलिए नकली पासपोर्ट के दम पर कई देशों में घूमता हुआ वो मेक्सिको पहुंचा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने मेक्सिको पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला है कि दीपक बॉक्सर बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंचने वाला था। लेकिन पुलिस की कोशिश अब यह जानने की है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी जान लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि आखिर दीपक बॉक्सर को बचाने पर लॉरेंस बिश्नोई ने 80 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग जल्द से जल्द रास्ते से हटाना चाहता है। अब तक ये भी साफ नहीं है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के ऑफर पर दीपक बॉक्सर राजी क्यों हुआ। लेकिन इतना जरूर तय है कि दीपक बॉक्सर के मेक्सिको पहुंचने के पीछे का पूरा खेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रचा था। और अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर बम्बिहा गैंग के कुछ लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा टिल्लू गैंग और नीरज गैंग के बदमाश भी दीपक बॉक्सर के टारगेट हो सकते हैं, जिनके खात्मे के लिए लॉरेंस ने दीपक को सिर्फ मेक्सिको नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंचाने का प्लान बना लिया था। खबर है कि दीपक जनवरी में ही दुबई पहुंच गया था। दुबई में वो अलग अलग होटल में कुछ दिनों तक रुका और फिर कजाकिस्तान के शहर अलमाटी पहुंच गया। अलमाटी में वो कई हफ्तों तक अलग अलग होटलों में ठहरा और 2 फरवरी को तुर्की पहुंच गया। तुर्की में भी दीपक कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन तुर्की के बाद तो वो मध्य अमेरिका पहुंच गया। मध्य अमेरिका में वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच गया। इसके बाद भी वो कई शहरों में घूमता हुआ एल सल्वाडोर पहुंच गया। खबर है कि अब तक वो एक और फर्जी पासपोर्ट बनवा चुका था। एल सल्वाडोर से वो किराए की कार से ग्वाटेमाला पहुंचा। ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर के उत्तर में है और नक्शे में मेक्सिको के ठीक नीचे है। फिर एक ट्रक में छिपकर बेहद शातिराना अंदाज में दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया। लेकिन उसकी हर चाल पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। यहां तक कि तुर्की की एजेंसियां भी भारत की मदद कर रही थी। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि दीपक बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंच सकता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए मिशन शुरू कर दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक दीपक बॉक्सर को शक होने से पहले ही उसके ठिकाने पर पहुंचकर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे तुर्की होते हुए ही भारत लाया गया। लेकिन उससे जब पूछताछ हुई तो जांच एजेंसियां हैरान रह गईं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। लॉरेंस से दीपक की बताई कहानी की पड़ताल की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर किसकी जान लेने के लिए लॉरेंस गैंग को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। दीपक बॉक्सर से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस को कई और अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी मिल सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेटो रूस पर परमाणु मिसाइलों से अटैक का प्लान बना सकता है। वो मिसाइलों को फिनलैंड में तैनात कर सकता है क्योंकि वहां से केवल 7 मिनट में क्रेमलिन बर्बाद किया जा सकता है। यह दावा काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने किया है, जिसने दावा किया कि नेटो की नजर उस जगह पर है जो रूस की सत्ता का केंद्र है, क्योंकि अब वो रूस के इतने नजदीक पहुंच चुका है जितना पहले कभी नहीं पहुंचा था। वेबसाइट ने यह तक दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद उसे यूक्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कवायद इसलिए की गई थी क्योंकि नेटो रूस की सीमा के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन अब फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जहां से नेटो की सेना रूस के 2 बड़े शहरों को बर्बाद कर सकती है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा मॉस्को।
यानी नेटो फिनलैंड के रास्ते रूस के 2 बड़े शहरों का नामो निशान मिटा सकता है और लगता है कि मॉस्को की तबाही की प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है। कम से कम काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट के दावे से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि फिनलैंड में नेटो की एंट्री होना कोई मामूली घटना नहीं है। रूस में पुतिन के विपक्षी भी इसे उनकी बड़ी हार मान रहे हैं, क्योंकि रूस के एक और पड़ोसी ने उसका हाथ छोड़कर उसके जानी दुश्मन का हाथ थाम लिया, जिससे रूस की साख भी घटी और सुरक्षा भी दांव पर लग गई। क्योंकि काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड में परमाणु मिसाइलें तैनात कर सकता है और उन मिसाइलों के निशाने पर मॉस्को में रूस की सत्ता का केंद्र क्रेमलिन होगा। क्योंकि फिनलैंड की सीमा से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी केवल 1060 किलोमीटर है, जिसे नेटो की परमाणु मिसाइलें केवल 7 मिनट में पार कर सकती हैं। मतलब यह कि नेटो चाहे तो क्रेमलिन का खेल 7 मिनट में खत्म हो सकता है, यानी इतने कम समय में कि पुतिन को जवाबी कार्रवाई का वक्त भी न मिले, क्योंकि 7 मिनट में रूस के लिए यह पता लगाना करीब करीब नामुमकिन होगा कि नेटो ने उस पर कौन सी मिसाइलें छोड़ी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से नेटो को ऐसी बढ़त मिल चुकी है जो परमाणु युद्ध छिड़ने पर उसका पलड़ा भारी कर सकती है। क्योंकि इससे पहले नेटो के लिए रूस के इतना करीब पहुंचना सपने जैसा था, क्योंकि रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला फिनलैंड कभी नेटो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। इसलिए यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का प्लान बना, क्योंकि यूक्रेन और रूस करीब 2200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें जमीनी सीमा करीब 1900 किलोमीटर और समुद्री सीमा करीब 300 किलोमीटर है। और अगर नेटो वहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करता तो वो 5 मिनट में क्रेमलिन पहुंच जाती। यही नहीं, बड़ी बात यह कि खुद यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए जेलेंस्की ने पूरा दम झोंक दिया था। लेकिन पुतिन के हमले के बाद धीरे धीरे यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का सपना धुंधला पड़ने लगा और ये बाजी फिनलैंड के हाथ में चली गई। लेकिन यूक्रेन जंग के पहले वो ऐसा चाहता तक नहीं था, लेकिन अब वो रूस के खिलाफ नेटो का सबसे बड़ा साथी बन गया है। जहां से पलक झपकते ही रूस के सबसे बड़े शहर मॉस्को और दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नामो निशान तक मिटाया जा सकता है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग की फिनलैंड की सीमा से दूरी मॉस्को से भी कम है। वो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है और अगर नेटो की मिसाइलों का मुंह सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ घूमा तो वो 7 मिनट नहीं बल्कि कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। यानी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों दांव पर लग चुके हैं और अब ये खेल कुछ दिनों या घंटों में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में सिमटता दिख रहा है। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन आर्कटिक महासागर में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे। मतलब पुतिन नेटो को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि 2 दिन पहले यानी 4 अप्रैल को फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसकी वजह यह है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिका की सेना पुतिन के दरवाजे पर खड़ी हो गई, जबकि पुतिन ने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए हमला करने की कई बार धमकी दी थी। लेकिन उन धमकियों को दरकिनार कर फिनलैंड अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसी वजह से ब्रिटेन का अखबार डेली मेल ये दावा कर रहा है कि फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन आर्कटिक महासागर में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो फिनलैंड के साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों और अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइल से हमला कर सके। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने का ऐलान किया था और उनके इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। पश्चिमी मीडिया ने यह तक दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारी कर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को रखने का फैसला किया है। यही नहीं, अमेरिका और यूक्रेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब रूस ने एटम बम गिराने की ताकत रखने वाले 10 एयरक्राफ्ट बेलारूस भेज दिए और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन ने आर्कटिक सर्कल में मौजूद रूस के कोला प्रायद्वीप में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि वहां रूस का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा पहले से ही मौजूद है। मतलब पुतिन ने कोला प्रायद्वीप पर एक से बढ़कर एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिनके वार से अमेरिका और ब्रिटेन के शहर एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं। और अब पुतिन ने कोला प्रायद्वीप पर परमाणु हथियारों को बढ़ाने का फैसला कर अमेरिका समेत नेटो के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी। असल में रूस का कोला प्रायद्वीप आर्कटिक सर्कल में आता है। रूस के अलावा इस सर्कल में अमेरिका का अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड के हिस्से आते हैं। मतलब इस सर्कल में आने वाले तमाम देश यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन आर्कटिक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों को तैनात कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही रूस ने बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। दावा है कि इस ड्रिल में दुश्मन को आसमान में घेर कर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की गई।
और इस ड्रिल में रूसी वायुसेना के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें Su-30 सुपर सुखोई और Su-24 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इनके अलावा रूसी फौज ने घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ टैंक और तोपों को भी मैदान में उतार दिया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैन्य अभ्यास रूस के कलिनिनग्राद में चल रहा है, जो उसके मेनलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे पर बसा है। कलिनिनग्राद की सीमाएं पोलैंड और लिथुआनिया से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो कलिनिनग्राद से फिनलैंड की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, लेकिन दावा है कि वहां रूस की इन तैयारियों ने फिनलैंड की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं नेटो से जुड़ने के बाद लगातार मिल रही रूस की धमकियों से फिनलैंड घबरा गया और उसने रूस से मुकाबले के लिए इजरायल के साथ एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने की बड़ी डील फाइनल की, जिसमें फिनलैंड इजरायल का डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, जिस पर फिनलैंड $344 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 2800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। डेविड स्लिंग छोटी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की रेंज में किसी भी रॉकेट और मिसाइल को मार गिराएगी। ये मिसाइल सिस्टम इजरायल के आसमानी रक्षा कवच आयरन डोम का भी हिस्सा है। इसकी सटीक मारक क्षमता की वजह से यूक्रेन ने भी इजरायल से इसकी मांग की थी, लेकिन तब इजरायल ने डेविड स्लिंग की सप्लाई से इनकार कर दिया था। उधर फिलिस्तीन की धमकियों, अमेरिका की अपील और हमास के हमलों से बेअसर इजरायल की पुलिस लगातार दूसरी रात यरूशलेम के पुराने शहर की अल अक्सा मस्जिद में घुस गई। एक दिन पहले भी इजरायल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की थी और 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कुछ घंटों बाद ही देर रात को इजरायल की पुलिस दोबारा अल अक्सा मस्जिद में जा धमकी और वहां फिलिस्तीनियों पर रबर बुलेट दागती नजर आई। एक वीडियो में इजरायल का एक पुलिसकर्मी तो मस्जिद के अंदर अपना निशाना ढूंढता दिखा और उससे बचने के लिए फिलिस्तीनी खंभों के पीछे छिपे नजर आए। इजरायल की पुलिस ने फिलिस्तीनियों को मस्जिद से खदेड़ दिया। इस बार भी इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद में घुसने के पीछे वही वजह बताई जो उसने एक दिन पहले बताई थी और आरोप लगाया था कि फिलिस्तीन के लोग पटाखे और पत्थर लेकर मस्जिद में घुस गए थे और उन्होंने मस्जिद को अंदर से बंद करने की भी कोशिश की थी। अभी रमजान के महीने के साथ यहूदियों का त्योहार पासओवर भी शुरू हो गया है। इजरायल की पुलिस ने कहा कि इसलिए उसने अल अक्सा मस्जिद परिसर के चप्पे चप्पे पर डेरा डाल दिया और वो मस्जिद के दरवाजे पर ही पहरा देती नजर आई। पुलिस के डर से फिलिस्तीन के लोग मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें भी भगाने के लिए तेज आवाज करने वाले बम छोड़ दिए। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के जिस पुराने शहर में मौजूद है वो इजरायल के कब्जे में है। एक और मसला यह है कि मुसलमान जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजरायल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है, मगर यहूदी वहां जा तो सकते हैं लेकिन पूजा करने का उन्हें अधिकार नहीं है। इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग का अखाड़ा बनी रहती है। और जब इजरायल की पुलिस ने दोबारा अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोला तो जवाब में गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने भी एक बार फिर इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। रॉकेट हमलों की वजह से दक्षिणी इजरायल के कई इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे, क्योंकि सामने आई एक तस्वीर में गाजा पट्टी की तरफ से इजरायल के आसमान में एक रॉकेट आता दिखा। इजरायल की सेना ने दावा किया कि गाजा से जमीन से हवा में मार करने वाले 7 रॉकेट दागे गए। शक जताया जा रहा है कि रॉकेटों से इजरायल की एयरफोर्स के विमानों को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन इससे पहले कि इजरायल को कोई नुकसान पहुंच पाता, सभी रॉकेट हवा में ही फट पड़े। इधर केंद्र सरकार ने गलत तरीके से विदेशी चंदा लेने के मामले में एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ये संस्था सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन आरोप है कि ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशों से मिले पैसों को अलग अलग संस्थाओं को ट्रांसफर करना जारी रखा, जबकि एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत इस तरह पैसों का लेन देन करना कानूनी तौर पर गलत है। उधर ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिकी संसद के स्पीकर से मुलाकात पर चीन तिलमिला गया। उसने बयान जारी किया कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत का चीन मुंहतोड़ जवाब देगा। वैसे ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिका जाते ही चीन ने बोल दिया था कि इससे ताइवान स्टेट की शांति खतरे में पड़ जाएगी। और कैलिफोर्निया से आई इन तस्वीरों ने चीन के जले पर नमक ही छिड़क दिया, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की, जिसमें साई इंग वेन ने बयान दिया कि ये मुलाकात साबित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताइवान अलग थलग नहीं पड़ा है। तो वहीं मैकार्थी ने भरोसा दिया कि अमेरिका से ताइवान को हथियार मिलते रहेंगे, जिसके बाद चीन बौखला गया। उसने साई इंग वेन और मैकार्थी की मुलाकात को वन चाइना पॉलिसी के लिए खतरा बता दिया। यही नहीं, उसने ताइवान को तगड़ा जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति का अमेरिकी संसद के स्पीकर से मिलना वो भी अमेरिका में चीन के लिए बुरे संकेत देता है। यही वजह रही कि इन तस्वीरों को देखते ही चीन तमतमा गया। उसने कुछ ही घंटों बाद बयान जारी कर दिया, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि अमेरिका और ताइवान की मिली भगत से जो गलत काम होगा, चीन उसका जवाब देगा और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। यही नहीं, एक तरफ साई इंग वेन ने अमेरिका में कदम रखा और दूसरी तरफ चीन ने ईस्ट चाइना सी में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया।
जिसने पिछले साल की ड्रिल याद दिला दी, क्योंकि तब वो ड्रिल पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद हुई थी। पेलोसी उस समय अमेरिकी संसद की स्पीकर थी, जिनके ताइवान से रवाना होते ही चीन ने अपनी खतरनाक मिसाइलें निकाल ली थी और ताइवान की घेरेबंदी कर दी थी। उस समय साउथ चाइना सी की हालत देखकर लगा था कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा था और उसकी सीमा के पास खतरनाक मिसाइलें दाग रहा था। लेकिन जंग नहीं हुई। हालांकि चीन ने अपने तेवर से बार बार जताया कि ताइवान नहीं झुका तो आज नहीं तो कल जंग जरूर होगी। और एक बार फिर चीन ने वही बात दोहराई, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति खुद अमेरिका पहुंची और उन्होंने वहां के नेताओं से मुलाकात कर ताइवान की ताकत बढ़ने का संकेत दिया। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी और जेडीएस के बागी नेताओं को भी टिकट दिया गया। कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण भी शामिल हैं। उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कुछ पूर्व विधायकों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे, 13 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद के परिवार का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अतीक के परिवार के कई लोग एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में न सिर्फ अतीक का भाई अशरफ है, बल्कि उसका बेटा भी हवा में गोलियां दाग रहा है। ये वीडियो करीब 7 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें अतीक अहमद के परिवार के कुछ लोग खुलेआम फायरिंग करते नजर आए। दावा है कि करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में अतीक के परिवार वालों ने 100 से ज्यादा गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका थर्रा उठा। किसी शादी समारोह के इस वीडियो में इतनी गोलियां चली जिन्हें सुनकर लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दी हो। दावा किया जा रहा है कि वीडियो करीब 7 साल पुराना है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरोप है कि इस वीडियो में अतीक के बेटे अली अहमद के अलावा उसके गिरोह के कई और शूटर भी शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद फरार चल रहे आरोपी असद और गुड्डू का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि यह वीडियो पिछले साल का है, जब ये दोनों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए निकले थे। और इस वायरल वीडियो में उमेश पाल पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी असद भूरे रंग की शर्ट में नजर आ रहा है। इसके अलावा वीडियो में पुलिस पर बम से हमला करने का आरोपी गुड्डू मुस्लिम भी नजर आया। वीडियो में असद के ठीक बगल में सफेद शर्ट पहनकर वो भी चलता दिखाई दिया। दावा है कि ये लोग अतीक अहमद के बेटे अली के साथ चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मरियाडीह गाँव पहुंचे थे। अली इस वीडियो में सबसे आगे गले में गमछा डाले दिखाई दिया। इन दोनों आरोपियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत नहीं दी गई। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी का नाम उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की लिस्ट में शामिल है, जो इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच मॉस्को में मस्जिद बनाने के मुद्दे पर रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। पुतिन सरकार राजधानी मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाना चाहती है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को मानने वाले लोग इसके विरोध में, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने मॉस्को शहर में मौजूद एक चर्च को आग के हवाले कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चर्च से आग की भीषण लपटें और काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। जबकि 4 अप्रैल को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय से जुड़े लोग मस्जिद बनाने के फैसले के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए थे। यही नहीं, चेचन लड़ाकों ने भी एक वीडियो जारी कर मस्जिद बनाने पर जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया था। असल में रूस के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का हिस्सा हैं, जो ये नहीं चाहते कि मॉस्को में मस्जिद का निर्माण हो। इसी वजह से ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच ठनी हुई है। इधर रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया। इससे पहले मई 2022 के बाद से लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ाया गया। लेकिन इस बार क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी रेपो रेट की दर 6.5% ही रहेगी। रिजर्व बैंक के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो महंगे होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को फंड देता है। इस बीच रेपो रेट की दर न बढ़ाने से रिजर्व बैंक के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। आरबीआई के फैसले के बाद शेयर बाजार में तेजी दिखी और सरकारी बैंकों के शेयरों में भी काफी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 144 अंकों के उछाल के साथ 59,832 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ 17,599 पर बंद हुआ। उधर चीन में सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री करीब 7 साल बाद मिले, क्योंकि 2016 में तेहरान में हुए विवाद ने ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। लेकिन बदले हुए हालात में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी रणनीति बदल ली।
जिसकी वजह से पश्चिम एशिया के दो मुस्लिम देश एक बार फिर दोस्त बनने की राह पर चल पड़े, जिसमें चीन ने भी बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात चीन में हुई। करीब 7 साल बाद हुई इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं, यानी पश्चिम एशिया में मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं, जिसमें चीन का फायदा और अमेरिका और इजरायल का नुकसान है। क्योंकि अमेरिका और इजरायल के दुश्मन ईरान ने यूएई में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। सऊदी अरब के साथ भी उसके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मार्च में दोनों ने एक दूसरे से कूटनीतिक रिश्ते बेहतर करने की हामी भरी और अप्रैल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई, जिसे ईरान की मुस्लिम देशों से नजदीकी और चीन के पश्चिम एशिया में बढ़ते प्रभाव का सबूत माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में सऊदी अरब और ईरान अपनी अपनी राजधानी और अन्य शहरों में फिर से कॉन्सुलेट खोलने पर सहमत हो गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिसका फायदा चीन को भी होगा, क्योंकि खबर है कि मार्च में शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से कई मुद्दों पर फोन पर बात की थी, जिसके बाद पिछले महीने ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सुधरने लगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन का पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि इससे पहले इस तरह के मामलों में अमेरिका ही मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग ने सारा समीकरण ही उलट दिया और पश्चिम एशिया से अमेरिका की दूरी बढ़ गई और चीन उनके करीब आ गया, जिसका सबूत ईरान की यूएई और सऊदी अरब से बढ़ती नजदीकी है, क्योंकि इन दोनों देशों से करीब 7 साल बाद ईरान की दोस्ती बढ़ रही है। इधर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा के लिए जगह जगह दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात दिखे। पुलिस ने इस बार आयोजकों को 200 मीटर तक शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी। एच ब्लॉक का जो एक शोभा यात्रा है उसको मंगल बाजार रोड पर अलाउ किया गया है। पुलिस के फैसले से नाराज लोगों ने सड़क पर ही हवन किया। प्रशासन की ओर से इस बार उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया जहां पिछले साल शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। उधर बखमुत को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिक आखिरी कोशिश में जुटे हैं। रूस का दावा है कि उसने बखमुत के ज्यादातर इलाकों से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ दिया है और अब जेलेंस्की के हाथ में बखमुत के कुछ ही इलाके बचे हैं जहां उनकी सेना आखिरी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जेलेंस्की ने भी साफ कह दिया है कि जब तक बखमुत में उनका एक भी सैनिक मौजूद रहेगा तब तक वो हार नहीं मानेंगे। यानी यूक्रेन के इस पूर्वी शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना को अभी और लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि बखमुत में पुतिन की सेना अकेली नहीं है, बल्कि वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके पिछले कई महीने से बखमुत में मौजूद हैं। और उनके दम पर ही रूस ने वहां अपनी पकड़ मजबूत की। यही नहीं, वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में बखमुत पर पूरी तरह कब्जे का दावा भी किया था, जिसे जेलेंस्की की सेना खारिज कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन ने बखमुत में मौजूद अपने सैनिकों के कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि जेलेंस्की के सैनिक वहां हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने वहां पुतिन की सेना को रोकने के लिए जोरदार तैयारी की। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन के सैनिक बंकरों में छिपकर रूसी सेना का मुकाबला करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने दुश्मन के सैनिकों को रोकने के लिए चारों तरफ बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। यूक्रेन का दावा है कि बखमुत के जिन इलाकों पर अब भी उसका कब्जा है वहां इसी तरह की रणनीति अपनाई गई है। इसी वजह से रूसी सैनिक अब तक बखमुत को नहीं जीत पाए। Чого саме вони планують? Вони зараз активно заміновують свої позиції перед. जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से चल रही जंग की वजह से आधे से ज्यादा बखमुत पूरी तरह तबाह हो चुका है। इधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को रोकने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को दो टूक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगी। इससे पहले ये याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव में सीटों के आरक्षण पर सवाल उठाए थे, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया था। इस बीच इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने सरेआम कबूल कर लिया कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। अपने पूर्व प्रधानमंत्री के दावे से इजरायल में खलबली मची है, क्योंकि परमाणु हथियार ऐसा मुद्दा है जिस पर इजरायल ने हमेशा चुप्पी साधे रखी है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री रहे एहूद बराक ने ट्विटर पर साफ साफ लिख दिया कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठन भी दावा करते रहे हैं कि इजरायल के हथियारों के जखीरे में परमाणु बम हैं। इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान जताया जाता है, पर यह ऐसा दावा है जिसे इजरायल न तो कबूल करता है और न ही गलत ठहराता है। जबकि इजरायल के अधिकारी तक बातों बातों में इशारा करते रहे हैं कि दुश्मन को तबाह करने के लिए उनके देश के पास परमाणु बम है, मगर इजरायल ने आधिकारिक तौर पर कभी यह ऐलान नहीं किया कि उसके पास वाकई परमाणु हथियार है। इधर दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 26% के पार पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले ही वो 16% से भी कम था। यानी एक ही दिन में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान 1900 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिनमें 509 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1795 हो गई। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से भड़के किम जोंग उन ने परमाणु धमकी दी है।
उन्होंने दोनों देशों पर सैन्य अभ्यास के जरिए तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप को तबाही की ओर ले जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामला परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच जाएगा। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक किम ने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया दुश्मन की हर कार्रवाई के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। इससे पहले किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन उत्तर कोरिया से मिल रही धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल जारी रखी और किम को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपने खतरनाक B-1B और B-52 बॉम्बर भी उतार दिए। ये बॉम्बर वहां दक्षिण कोरिया के साथ जारी ड्रिल में शामिल हैं और दावा है कि अमेरिका के इस एक्शन से किम जोंग उन दहशत में है क्योंकि उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यास को अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि वो पहले भी इसे रोकने की मांग कर चुका है। दावा है कि खौफ बनाने के लिए ही किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल के दौरान कई मिसाइलों के परीक्षण भी किए, लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने सैन्य अभ्यास को जारी रखा। इधर चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने 2 सबसे खतरनाक मिसाइलों को बनाने की रफ्तार दुगनी कर देगा। अमेरिका में रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने यह ऐलान किया, जिसके तहत 2 मिसाइलों के प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। पहली है LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जो समंदर में दुश्मन के युद्धपोत पर वार करती है और दूसरी है JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जो हवा से जमीन पर सटीक मार कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने एक साल में 500 से बढ़ाकर 1000 मिसाइलें बनाने का टारगेट रखा है। अमेरिका दोनों मिसाइलों के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है ताकि युद्ध के मोर्चे पर सेना को किसी भी हथियार की कमी ना हो। असल में अमेरिका की ये तैयारी चीन को रोकने के लिए है क्योंकि चीन बार बार ताइवान को आंख दिखाता रहता है और अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका को भरोसा है कि समंदर में चीन के खिलाफ LRASM मिसाइल कारगर साबित होगी। इस बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान केन विलियमसन टीम से बाहर हो गए क्योंकि IPL के पहले मैच में फील्डिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी जिससे उभरने में उन्हें लंबा वक्त लग सकता है। दोनों हाथों में बैसाखी लेकर चलते हुए केन विलियमसन की एक तस्वीर भी सामने आई। ऐसे में वो इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो पाएंगे। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि 2024 से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके लिए बाइडेन ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक वो अमेरिका के इतने कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा और इसी वजह से ट्रंप ने चेतावनी दी कि 2024 से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा जिसे रोकना बाइडेन के बस की बात नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो होते तो रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश आए दिन परमाणु हमले की धमकी नहीं देते, लेकिन बाइडेन की वजह से अब चीन, रूस और उत्तर कोरिया भी साथ आ गए और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक खतरनाक गठबंधन बना लिया जो आने वाले दिनों में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में इतने लोगों की मौत नहीं होती, क्योंकि वो 24 घंटे में ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते, लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं कर पाए। ट्रंप ने इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाइडेन ने जितना अमेरिका को बर्बाद किया उतना तो वहां के 5 खराब राष्ट्रपतियों ने मिलकर भी नहीं किया। असल में ट्रंप बाइडेन पर बुरी तरह भड़के हैं क्योंकि 2 रोज पहले ही पॉर्नस्टार मामले में उन पर 34 आरोप तय किए गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और इसी वजह से वो बाइडेन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इस बीच अमेरिका के कई इलाकों में आए तूफान ने भीषण तबाही मचा दी। मध्य पश्चिम अमेरिका के नॉक्सविल में आए बवंडर का एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जिसमें जमीन से धूल का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठता नजर आया। बताया गया कि इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जमीन से आसमान में उठता यह बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखा और थोड़ी देर में वहां से गुजर गया। बीते 8 दिन में अमेरिका के अलग अलग शहरों में ऐसे कई बवंडर देखे गए जिनकी वजह से लोगों के घर और दुकानें तबाह हो गई और वो एक झटके में सड़क पर आ गए। मलबे के पास रोते बिलखते लोगों ने बताया कि बवंडर की वजह से ऐसी तबाही अब से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। तेज रफ्तार से चली हवा ने सब कुछ उड़ा दिया और मिजोरी प्रांत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आए तूफान के बाद हर ओर तबाही नजर आई। तेज हवा में लोगों के घर तिनकों की तरह उड़ गए और बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। पेड़ों के गिरने से सड़कें बंद हो गईं और लोग परेशान दिखे। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, यहाँ तक कि कई मकानों की छत तक उखड़ गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम एक कार पलटकर दूसरी कार पर गिरी दिखी। तूफान के गुजरने के बाद लोगों के चेहरे पर दहशत नजर आई। बीते 8 दिन में अमेरिका के 11 राज्यों में तूफान से भारी नुकसान हुआ
और 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तर अमेरिका के देश कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले थम नहीं रहे। इस बार वहां एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें काले रंग के कपड़े पहने हुए एक नकाबपोश दिखाई दिया जो अपने साथी की मदद से मंदिर की दीवार पर कुछ लिखते हुए नजर आया। आरोप है कि उसी ने मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे। उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। कनाडा में पिछले 6 महीनों में मंदिर को निशाना बनाने का ये 5वां मामला सामने आया। उधर चीन में वीगर मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ बांग्लादेश में हजारों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस मुद्दे पर राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए और गुस्साए लोगों ने चीन में वीगर मुसलमानों की हालत पर नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर राजधानी ढाका में मौजूद चीनी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने चीन से वीगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को तुरंत रोकने की मांग की। आरोप लगाया गया कि चीन में 10 लाख से भी ज्यादा वीगर मुसलमान जेलों में बंद हैं और जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। चीन पर कई बार ये आरोप लग चुका है कि वो अपने यहाँ रहने वाले वीगर मुसलमानों की बड़ी आबादी को कैंपों में रखता है ताकि वो हर वक्त उन पर नजर रख सके। यही नहीं, चीन उन पर भयंकर अत्याचार भी करता है। उन कैंपों में महिलाओं का बलात्कार तक किया जाता है। इधर राजस्थान के उदयपुर में सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक झंडे लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये फैसला उदयपुर के कलेक्टर ने लिया, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। दावा है कि कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभलगढ़ के किले पर भगवा झंडा लगाने की बात कही थी, जिसके बाद वहां भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी के बाद उदयपुर के कलेक्टर ने अगले 2 महीने तक सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के धार्मिक झंडे या बैनर लगाने पर रोक लगा दी। उधर ऐसा लग रहा है कि अजरबैजान जल्द आर्मेनिया पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया को आर्मेनिया के खिलाफ करने की प्लानिंग में लगा है। 2020 में जब दोनों देशों की जंग खत्म हुई थी तब सारी सहानुभूति आर्मेनिया के साथ थी, क्योंकि वो काफी जमीन गंवा चुका था। लेकिन अजरबैजान ने अब बाकी देशों की नजरों में आर्मेनिया को ही विलन दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि जब भी अजरबैजान आर्मेनिया पर धावा बोले तो बाकी देश चूं तक न करें और अजरबैजान के हमले को जायज ठहराए। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अजरबैजान पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। नागोर्नो कराबाख नाम के इलाके के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नागोर्नो कराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन उस पर 3 दशकों से आर्मेनिया का कब्जा था, जिसे अजरबैजान ने 2020 की जंग में आर्मेनिया से छुड़ा लिया था। लेकिन अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया के हाथ से नागोर्नो कराबाख और उसके आसपास के इलाके तो निकल गए, मगर फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई, क्योंकि अजरबैजान ने कहा कि आर्मेनिया उससे बदला लेने के लिए वहां बिछाई अपनी बारूदी सुरंगों का नक्शा ही उसे नहीं दे रहा। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया ने अपने कब्जे वाले इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, जिनके विस्फोट में अजरबैजान के हजारों लोग या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आर्मेनिया बारूदी सुरंगों को हटाने में अजरबैजान की मदद नहीं कर रहा। इसलिए अजरबैजान ने बाकी देशों से अपील की कि वो आर्मेनिया पर बारूदी सुरंगों का नक्शा सौंपने के लिए दबाव डालें। आर्मेनिया को मासूम लोगों का हत्यारा साबित करके अजरबैजान दुनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है, ताकि वो कल को आर्मेनिया पर अपने हमले को ये कहकर सही ठहरा सके कि उसने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए लड़ाई शुरू की। इधर जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार दिल्ली आए, जहां उन्होंने प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सिद्धू, राहुल और प्रियंका के साथ नजर आए। प्रियंका गांधी के घर पर यह मुलाकात हुई, जिसमें 1 घंटे से ज्यादा देर तक पंजाब की राजनीति पर चर्चा हुई। पंजाब चुनाव हारने और अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सिद्धू की राहुल गांधी से ये पहली मुलाकात थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी हत्या के डर से अपने लिए एक जैसे कई दफ्तर बनवाए हैं, ताकि उन्हें मारने की कोशिश करने वालों को चकमा दिया जा सके। और ये दावा पुतिन की सुरक्षा टीम का हिस्सा रहे एक पूर्व अधिकारी के हवाले से किया गया, जो पिछले साल ही अक्टूबर महीने में रूस छोड़कर कजाकिस्तान में जा बसे। ग्लेब काराकुलोव नाम के उस अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने कातिलों को धोखा देने के लिए रूस के अलग अलग इलाकों में कई खुफिया ठिकाने बनवाए हैं, जिनमें पुतिन के एक जैसे दिखने वाले कई दफ्तर मौजूद हैं। दावा है कि पुतिन हर बार अलग दफ्तर का इस्तेमाल करते हैं और वो किस दफ्तर में होते हैं इसकी जानकारी उनके सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी के पास नहीं होती। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन अपनी हत्या को लेकर इस हद तक डरे हुए हैं कि वो अब प्लेन के बजाय ट्रेन से सफर करते हैं, ताकि कोई भी उनकी लोकेशन न जान पाए। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, जबकि वहां सरकार में शामिल होने के 60 दिनों के अंदर संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का नियम है। लेकिन इस नियम के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया, क्योंकि नेपाल के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2002 के तहत संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। इससे पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। उधर खबर है कि ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान में ड्रोन से हमला किया गया। ईरान की सुरक्षा एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है और उसने किसी का नाम नहीं लिया, जबकि इससे पहले इस तरह की घटना के लिए वो इजरायल को जिम्मेदार ठहरा चुका है।
लेकिन ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान में हुए ड्रोन अटैक पर वो चुप है। ईरान की सुरक्षा एजेंसी ने जांच के बाद किसी का नाम लेने का फैसला किया, लेकिन उसकी शक की सुई तो इजराइल की ओर ही है, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान से 350 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर में जनवरी में भी ड्रोन अटैक हो चुका है। उस समय वहाँ की एक हथियारों की फैक्ट्री पर बमबारी हुई थी, जिसके बाद ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था, लेकिन इस बार अब तक उसने इजराइल का नाम नहीं लिया। माना जा रहा है कि ईरान इस बार सबूतों के साथ इजराइल को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, क्योंकि इजराइल ने सीरिया में उसकी नाक में दम कर रखा है। 2 दिन पहले ही उसने सीरिया के होम्स प्रांत पर अटैक किया था, जिसमें ईरान के 2 सलाहकारों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान जबान से जवाब देने के अलावा कुछ नहीं कर पाया था। इजराइल सीरिया में लगातार ईरान को पटकनी दे रहा है। वो धड़ल्ले से उसके ठिकानों को उड़ाकर चला जाता है और अटकलें लगी कि इस बार उसने ईरान के तीसरे बड़े शहर में घुसकर हमला किया और उसकी एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया। हालांकि ईरान की सेना ने दावा किया कि हमले को फेल कर दिया गया, लेकिन अगर सच में इजराइल का ड्रोन वहां घुसा था तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि नेतन्याहू ने इस बार ईरान को उसके घर में घुसकर चुनौती दी। इधर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल के एंटनी उस समय खूब चर्चा में आए थे जब उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में कांग्रेस की लाइन से अलग होकर बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर इस मामले से जुड़ा ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और कुछ महीने बाद वो बीजेपी का हिस्सा बन गए। वो बीजेपी अध्यक्ष से भी मिलने पहुंचे। यही नहीं, उन्होंने बेझिझक होकर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है। अटकलें हैं कि अनिल के एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े विवाद की वजह से कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बात की थी। हालांकि उनके पिता और कांग्रेस के बड़े नेता ए के एंटनी ने 2 टूक बोल दिया कि उनके बेटे का फैसला गलत है। I strongly feel it's a wrong decision. ए के एंटनी ने बिना नाम लिए गांधी परिवार की तारीफ भी की। हालांकि वो समय समय पर पार्टी हाईकमान को रणनीति बदलने की सलाह देते रहते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस को सलाह दी थी कि वो तुष्टीकरण की सियासत छोड़कर हिंदू मतदाताओं पर भी ध्यान दे, और अब उनके बेटे ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, जो 2024 से पहले कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस बीच कर्नाटक में श्रीपाल नाम के एक वकील ने चुनाव खत्म होने तक फिल्म एक्टर किच्चा सुदीप की फिल्मों और विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग कर दी। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें यह दलील दी गई कि किच्चा सुदीप ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है और इसके बाद उनकी फिल्में और विज्ञापन वोटर को प्रभावित कर सकती हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। किच्चा सुदीप ने एक दिन पहले ही सीएम बसवराज मुंबई को अपने समर्थन और बीजेपी के लिए प्रचार करने का ऐलान किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन पर दबाव बनाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। एक रोज पहले मैक्रोन 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच कई कारोबारी समझौते होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य मुद्दा यूक्रेन जंग ही रहने वाला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन शी जिनपिंग को मनाने पहुंचे हैं ताकि वो जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बना सके। हालांकि पिछले महीने ही शी ने मॉस्को का दौरा किया था और उन्होंने पुतिन के सामने जंग खत्म करने के लिए पीस प्लान भी रखा था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने चीन के उस शांति समझौते को खारिज कर दिया था। और तो और शी जिनपिंग के चीन पहुंचते ही पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार रखने का ऐलान भी कर दिया था। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को रोकने के लिए इमैनुअल मैक्रोन चीन के दरवाजे पर पहुंचे हैं, ताकि शी जिनपिंग के जरिए पुतिन पर दबाव बनाकर जंग को खत्म करवाया जा सके। इधर केरल के कोषिकोड में ट्रेन को आग के हवाले करने वाले शाहरुख के बारे में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस को शक था कि इस वारदात के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। साथ ही ये आशंका भी जताई जा रही थी कि इस वारदात को अंजाम देने में शाहरुख की किसी ने मदद भी की थी। पूछताछ में ये बात सामने आई कि शाहरुख असल में एक यूट्यूबर है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख को किसी आतंकी संगठन ने यूट्यूब के जरिए ही संपर्क किया और ट्रेन में आग लगाने का काम सौंपा। दावा है कि शाहरुख के पास से पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें उर्दू के कुछ शब्द लिखे हुए थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पिछले साल शाहरुख किसी आतंकी संगठन के संपर्क में आया, जिसके बाद उसके रहन सहन का तरीका बदल गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोग शाहरुख को बरगलाने का काम कर रहे थे और उसे धार्मिक तौर पर भड़काकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हाथ शाहरुख की जो डायरी लगी उसमें अंग्रेजी में लेट्स डू इट लिखा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अगर वो पकड़ में ना आता तो इससे भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। दावा तो ये भी है कि उन लोगों के संपर्क में आकर शाहरुख 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था, जबकि परिवार वालों ने बताया कि वो पहले इतना धार्मिक नहीं था। इसके अलावा उसने अचानक सिगरेट पीना भी छोड़ दिया था। शाहरुख के घर वालों ने दावा किया कि उसमें ये परिवर्तन पिछले साल के जून से शुरू हुए। इसलिए पुलिस अब पिछले साल यानी 2022 के जून महीने से ही उसकी हिस्ट्री खंगालने में जुट गई। पुलिस को शक है कि उसने ये सब किसी और के इशारों पर किया।
और वो लोग शाहरुख को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। हालांकि केरल के कोझिकोड में ट्रेन को आग लगाने के बाद उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया था। केरल पुलिस अभी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। We'll start questioning him and interrogating him. पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस मामले में आतंकी साजिश होने की जांच तेज कर दी गई, जिसके लिए पुलिस शाहरुख के उस डायरी में लिखे शब्दों को डिकोड करने में भी जुटी है, ताकि इस साजिश का पर्दाफाश हो सके। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगने की आशंका तेज हो गई, यानी वहां की सत्ता एक बार फिर सेना के हाथों में जा सकती है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक की आशंका खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जताई, जिनके मुताबिक पाकिस्तान धीरे धीरे मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वहां मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। यानी वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सत्ता सेना के हाथों में सौंपी जा सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो पहले से ही बदहाल पाकिस्तान पूरी तरह गर्त में चला जाएगा। वहाँ गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ लगने के बाद देश के नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। सेना जब चाहेगी तब कर्फ्यू लगा देगी या सेंसरशिप लागू कर देगी। यही नहीं, सेना किसी की भी संपत्ति जब्त कर सकेगी और किसी को भी जेल में डाल सकेगी। और इसी वजह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बार अगर सेना का शासन आया तो ये उसके लिए घातक होगा, क्योंकि वो पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है। वहां के लोग रोटी के लिए सड़कों पर है और पाकिस्तान का खजाना भी खाली है। ऐसे में सेना के शासन के बारे में सोचकर ही पाकिस्तान के लोगों की रूह कांप रही है, क्योंकि ऐसी बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ही कह रहे हैं। यानी ये आशंका सच भी साबित हो सकती है। इस बीच इमरान खान ने बिलावल भुट्टो पर निशाना भी साध दिया। जो चाहते हैं मार्शल लॉ लगे, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। उधर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि वहाँ सेना सत्ता अपने हाथों में ले सकती है। खबर के मुताबिक इसके लिए सेना वहाँ के लोगों को भड़काने में जुटी है और वो उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को वहाँ के नेता संभाल नहीं सकते। इस बीच पाकिस्तान में भूख से बेहाल जनता को राहत देने के लिए लाई गई मुफ्त आटे की योजना पर सवाल खड़े होने लगे। पाकिस्तान के डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के अधिकारी और एक्सपर्ट इस योजना को लोगों के लिए खतरा बता रहे हैं, क्योंकि मुफ्त आटे की एक बोरी पाने के लिए भी लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में भुखमरी का ये आलम है कि मुफ्त आटे की बोरी बांटने के लिए बनाए गए सेंटरों पर हजारों लोग जुट रहे हैं। कई घंटों तक लाइनों में लगने के बाद जब आटा नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगहों पर भगदड़ मच रही है। खबर के मुताबिक रमजान के महीने में ही अब तक वहां 11 से ज्यादा लोगों की मौत मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ की वजह से हो चुकी है। और इसीलिए अब शहबाज सरकार की इस योजना पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में मुफ्त आटे की योजना बंद की जाएगी, वहां दंगे जैसे हालात हो जाएंगे, जिससे निपटना शहबाज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वहीं रमजान के महीने में बदहाली झेल रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब तैयार हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब IMF में पाकिस्तान का गारंटर बनेगा, जिसके बाद IMF से पाकिस्तान को $200 करोड़ यानी 50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिल सकते हैं, जो तिल तिल कर मर रहे पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली के ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां से निकल पाना उसके लिए आसान नहीं है। आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां रमजान के महीने में भी जनता की थाली खाली है। सड़कों पर आटे और दाल के लिए मारामारी मची है। लोग आटे की बोरियां देखते ही उन पर टूट रहे हैं, लेकिन अपनी जनता के ऐसे बुरे दिन देखकर भी शहबाज शरीफ हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। और इसी वजह से उन्होंने कई बार मदद के लिए सऊदी अरब के आगे झोली फैलाई, जिसके बाद खबर है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हो गया। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने IMF से कह दिया कि वो पाकिस्तान को उसकी गारंटी पर फंड दे दे, यानी अगर IMF से मिले पैसे पाकिस्तान नहीं लौटा पाया तो उसे सऊदी अरब लौटाएगा। हालांकि पाकिस्तान का गारंटर बनना भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कई साल में वो किसी का भी कर्ज लौटा भी पाएगा। लेकिन सऊदी अरब ने ये खतरा भी उठा लिया और कई महीनों तक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार उसने उसकी मदद कर दी। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने IMF से पाकिस्तान को फंड देने के लिए कह दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को $200 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपयों में 50,000 करोड़ मिल सकते हैं, जो फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। लेकिन उसे पूरी तरह उभरने के लिए अब भी IMF के बेल आउट पैकेज का इंतजार है। लेकिन जब तक पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं करता, उसके लिए दिवालिया होने से बचना मुश्किल होगा। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो देश पोलैंड ने कसम खाई कि वो रूस को हराने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इसके लिए पोलैंड ने जो ऐलान किया वो पुतिन की भी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि पोलैंड 1-2 नहीं बल्कि कुल 28 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने वाला है। और पोलैंड के ये MiG-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं, वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है।
और इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने जंग में वो काम कर दिया है जो अमेरिका भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। और ऐसा तब हुआ जब ज़ेलेंस्की खुद एक रोज पहले वहां की राजधानी वॉर्सा पहुंचे, जिनके सामने ही पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने पुतिन के खिलाफ ताल ठोक दी, क्योंकि पोलैंड ने भी कसम खा रखी है कि वो रूस को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वो भी यही चाहता है कि जंग में पुतिन जल्द घुटने टेक दें। और इसीलिए वो अपने सभी मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं। और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, तब पोलैंड सामने आया, które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie. पोलैंड के मुताबिक उसने अब तक कुल 8 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जबकि वो कुछ ही दिनों में 6 और मिग-29 वहां भेजेगा। इसके बाद पोलैंड ने वादा किया कि वो बचे हुए 14 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को दे देगा, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे, ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन आने वाले दिनों में बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहे हैं, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है। और पुतिन के इसी ऐलान के बाद पोलैंड की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने के बाद से ही रूस उससे खार खाए बैठा है, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन पोलैंड की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इसलिए उस पर यूक्रेन की तरह हमला बोल पाना रूस के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन पुतिन को जानने वाले ये मानते हैं कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए पोलैंड यूक्रेन की मदद लड़ाकू विमानों से भी कर रहा है, ताकि यूक्रेन ही रूस को शिकस्त दे दे। इसके साथ ही जंग के इस वक्त में यूक्रेन को फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूस ने युद्ध में अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को उतार रखा है, जो आसमान से हमला बोलकर जमीन पर लड़ रही रूसी सेना की मदद करते हैं, और यूक्रेन सिर्फ हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस के सुखोई को जवाब देने के लिए उसके पास खतरनाक फाइटर जेट की भारी कमी है, जिसे पूरा करने का बीड़ा पोलैंड ने उठाया, और वो अपने सभी मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे रहा है। इसके साथ ही उसने बड़े पैमाने पर दूसरे हथियार देकर भी रूस को झटका देने की तैयारी की है। और वॉर्सो पहुंचे ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के उन हथियारों की एक झलक भी देखी, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन पहुंचकर रूसी सेना की नींद उड़ाने वाले हैं। वहां ज़ेलेंस्की के साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दी। पोलैंड के मुताबिक वो जल्द ही बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टर और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को शुक्रिया भी कहा। продукт, який захищає українське життя. पोलैंड ने ज़ेलेंस्की से ये वादा भी किया कि वो आगे भी हर तरह से उनके साथ खड़ा है, यानी जब तक युद्ध में रूस हार नहीं मान जाएगा, पोलैंड यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इधर महाराष्ट्र के जुन्नर इलाके में पारंपरिक ब्रह्मनाथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे और एक बैलगाड़ी के साथ साथ चलते नजर आए, जिसमें ऊंचाई पर एक डंडा लगा था। बैलगाड़ी पर लगे डंडे के दोनों ओर कई लोग रस्सियों को पकड़कर घूम रहे थे। परंपरा के तहत हर साल लोग इसी तरह यात्रा में डंडे के सहारे घूमते हैं, लेकिन इस बार हादसा हो गया जब बैलगाड़ी के ऊपर लगा डंडा टूट गया और लोग अचानक ऊंचाई से जमीन पर गिर गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पुलिस को पता चला है कि दीपक बॉक्सर बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंचने वाला था। लेकिन पुलिस की कोशिश अब यह जानने की है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी जान लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि आखिर दीपक बॉक्सर को बचाने पर लॉरेंस बिश्नोई ने 80 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग जल्द से जल्द रास्ते से हटाना चाहता है। अब तक ये भी साफ नहीं है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के ऑफर पर दीपक बॉक्सर राजी क्यों हुआ। लेकिन इतना जरूर तय है कि दीपक बॉक्सर के मेक्सिको पहुंचने के पीछे का पूरा खेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रचा था। और अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर बम्बिहा गैंग के कुछ लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा टिल्लू गैंग और नीरज गैंग के बदमाश भी दीपक बॉक्सर के टारगेट हो सकते हैं, जिनके खात्मे के लिए लॉरेंस ने दीपक को सिर्फ मेक्सिको नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंचाने का प्लान बना लिया था। खबर है कि दीपक जनवरी में ही दुबई पहुंच गया था। दुबई में वो अलग अलग होटल में कुछ दिनों तक रुका और फिर कजाकिस्तान के शहर अलमाटी पहुंच गया। अलमाटी में वो कई हफ्तों तक अलग अलग होटलों में ठहरा और 2 फरवरी को तुर्की पहुंच गया। तुर्की में भी दीपक कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन तुर्की के बाद तो वो मध्य अमेरिका पहुंच गया। मध्य अमेरिका में वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच गया। इसके बाद भी वो कई शहरों में घूमता हुआ एल सल्वाडोर पहुंच गया। खबर है कि अब तक वो एक और फर्जी पासपोर्ट बनवा चुका था। एल सल्वाडोर से वो किराए की कार से ग्वाटेमाला पहुंचा। ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर के उत्तर में है और नक्शे में मेक्सिको के ठीक नीचे है।
फिर एक ट्रक में छिपकर बेहद शातिराना अंदाज में दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया। लेकिन उसकी हर चाल पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। यहां तक कि तुर्की की एजेंसियां भी भारत की मदद कर रही थी। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि दीपक बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंच सकता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए मिशन शुरू कर दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक दीपक बॉक्सर को शक होने से पहले ही उसके ठिकाने पर पहुंचकर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे तुर्की होते हुए ही भारत लाया गया। लेकिन उससे जब पूछताछ हुई तो जांच एजेंसियां हैरान रह गईं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। लॉरेंस से दीपक की बताई कहानी की पड़ताल की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर किसकी जान लेने के लिए लॉरेंस गैंग को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। दीपक बॉक्सर से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस को कई और अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी मिल सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेटो रूस पर परमाणु मिसाइलों से अटैक का प्लान बना सकता है। वो मिसाइलों को फिनलैंड में तैनात कर सकता है क्योंकि वहां से केवल 7 मिनट में क्रेमलिन बर्बाद किया जा सकता है। ये दावा काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने किया, जिसने दावा किया कि नेटो की नजर उस जगह पर है जो रूस की सत्ता का केंद्र है, क्योंकि अब वो रूस के इतने नजदीक पहुंच चुका है जितना पहले कभी नहीं पहुंचा था। वेबसाइट ने यह तक दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद उसे यूक्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कवायद इसलिए की गई थी क्योंकि नेटो रूस की सीमा के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन अब फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जहां से नेटो की सेना रूस के 2 बड़े शहरों को बर्बाद कर सकती है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा मॉस्को। यानी नेटो फिनलैंड के रास्ते रूस के 2 बड़े शहरों का नामो निशान मिटा सकता है। और लगता है कि मॉस्को की तबाही की प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है। कम से कम काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट के दावे से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि फिनलैंड में नेटो की एंट्री होना कोई मामूली घटना नहीं है। रूस में पुतिन के विपक्षी भी इसे उनकी बड़ी हार मान रहे हैं, क्योंकि रूस के एक और पड़ोसी ने उसका हाथ छोड़कर उसके जानी दुश्मन का हाथ थाम लिया, जिससे रूस की साख भी घटी और सुरक्षा भी दांव पर लग गई। क्योंकि काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड में परमाणु मिसाइलें तैनात कर सकता है और उन मिसाइलों के निशाने पर मॉस्को में रूस की सत्ता का केंद्र क्रेमलिन होगा। क्योंकि फिनलैंड की सीमा से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी केवल 1060 किलोमीटर है, जिसे नेटो की परमाणु मिसाइलें केवल 7 मिनट में पार कर सकती हैं। मतलब यह कि नेटो चाहे तो क्रेमलिन का खेल 7 मिनट में खत्म हो सकता है। यानी इतने कम समय में कि पुतिन को जवाबी कार्रवाई का वक्त भी न मिले, क्योंकि 7 मिनट में रूस के लिए यह पता लगाना करीब करीब नामुमकिन होगा कि नेटो ने उस पर कौन सी मिसाइलें छोड़ी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से नेटो को ऐसी बढ़त मिल चुकी है जो परमाणु युद्ध छिड़ने पर उसका पलड़ा भारी कर सकती है। क्योंकि इससे पहले नेटो के लिए रूस के इतना करीब पहुंचना सपने जैसा था, क्योंकि रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला फिनलैंड कभी नेटो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। इसलिए यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का प्लान बना, क्योंकि यूक्रेन और रूस करीब 2200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें जमीनी सीमा करीब 1900 किलोमीटर और समुद्री सीमा करीब 300 किलोमीटर है। और अगर नेटो वहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करता तो वो 5 मिनट में क्रेमलिन पहुंच जाती। यही नहीं, बड़ी बात यह कि खुद यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए जेलेंस्की ने पूरा दम झोंक दिया था। लेकिन पुतिन के हमले के बाद धीरे धीरे यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का सपना धुंधला पड़ने लगा और ये बाजी फिनलैंड के हाथ में चली गई। लेकिन यूक्रेन जंग के पहले वो ऐसा चाहता तक नहीं था, लेकिन अब वो रूस के खिलाफ नेटो का सबसे बड़ा साथी बन गया है। जहां से पलक झपकते ही रूस के सबसे बड़े शहर मॉस्को और दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नामो निशान तक मिटाया जा सकता है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग की फिनलैंड की सीमा से दूरी मॉस्को से भी कम है। वो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है। और अगर नेटो की मिसाइलों का मुंह सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ घूमा तो वो 7 मिनट नहीं बल्कि कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। यानी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों दांव पर लग चुके हैं और अब ये खेल कुछ दिनों या घंटों में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में सिमटता दिख रहा है। ब्रेकिंग न्यूज है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी पर। पता चला कि गैंगस्टर दीपक को देश से भगाने के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। खबर है कि ये गैंगस्टर दीपक के जरिए कुछ हत्याएं करवाने वाले थे। एक दिन पहले ही दीपक को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेक्सिको से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। किसी गैंगस्टर के ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। वहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके में पाकिस्तान की सेना ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक ठिकाने पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में टीटीपी के कई आतंकी मारे गए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक कमांडो शहीद हो गया और कुछ जवान घायल हो गए।
पाकिस्तान का दावा है कि मारे गए आतंकी पिछले कई दिनों से छिपे हुए थे और किसी बड़े हमले की तैयारी में थे, जिसका पता चलते ही पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के ठिकाने पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में टीटीपी के 6 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की सेना ने यह ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चलाया, जो अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद है, जिसे टीटीपी का गढ़ कहा जाता है। और वहां के दक्षिण वजीरिस्तान के एक इलाके में मौजूद टीटीपी के एक ठिकाने पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक मकान से धुएं का गुबार उठता दिखा। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो उस मकान के पास एक आदमी जमीन पर तड़पता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे गोली लगी हो। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि वो आदमी टीटीपी का आतंकी था, जो अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर छिपा हुआ था, लेकिन भागने के दौरान वो मारा गया। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि इस ऑपरेशन में टीटीपी के 6 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनके इरादों की भनक लगते ही पाकिस्तान की सेना ने उन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद मकान के अंदर मौजूद टीटीपी के आतंकी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन्हें घेर कर ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सेना के कमांडो हामिद रसूल की मौत हो गई, जबकि उसके 3 जवान गोली लगने से घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना ने मारे गए आतंकियों की एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें टीटीपी के 5 आतंकी घातक हथियारों से लैस दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि इस ऑपरेशन में मारे गए सारे आतंकी 2 आत्मघाती हमलों समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन टीटीपी ने भी अपने 4 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की। इधर महाराष्ट्र के जुन्नर इलाके में पारंपरिक ब्रह्मनाथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे और एक बैलगाड़ी के साथ साथ चलते नजर आए, जिसमें ऊंचाई पर एक डंडा लगा था। बैलगाड़ी पर लगे डंडे के दोनों ओर कई लोग रस्सियों को पकड़कर घूम रहे थे। परंपरा के तहत हर साल लोग इसी तरह यात्रा में डंडे के सहारे घूमते हैं, लेकिन इस बार हादसा हो गया जब बैलगाड़ी के ऊपर लगा डंडा टूट गया और लोग अचानक ऊंचाई से जमीन पर गिर गए। इसके बाद वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। जमीन पर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया गया कि लकड़ी कमजोर थी और ज्यादा वजन नहीं झेल पाने से टूट गई। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की छत बनाने का काम शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा मंदिर छत से जुड़े निर्माण की तस्वीरें जारी की, जिसमें राम मंदिर की छत रखने के लिए खंभों के ऊपर रखे गए बीम के पत्थर दिखाई दिए। बताया गया कि जून महीने तक छत बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर को दिसंबर 2023 से पहले पूरा किया जाना है, जबकि मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में किया जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में रूस को बड़ा झटका लगा। बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा था और इसीलिए कई देशों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार भी ऐसा कि कई देशों के प्रतिनिधि हॉल छोड़कर ही बाहर निकल आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल अध्यक्षता रूस के पास है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद से ही रूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है। रूस को घेरने का ये संगठन कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि ये बैठक यूक्रेन जंग में कई जगहों पर फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन रूस की अध्यक्षता को बहाना बताकर कई देशों ने बैठक छोड़ दी। बैठक का बहिष्कार करने वाले देशों में सबसे बड़े नाम अमेरिका और ब्रिटेन के रहे, जिन्होंने साफ कहा कि वो रूस की अध्यक्षता में इस तरह की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते। रूस को इस बैठक से ऐसा झटका लगा कि पुतिन फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद की घरेलू बैठक बुला ली। पुतिन पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी होने के कारण भड़के हुए हैं। मार्च में ही आईसीसी ने पुतिन को युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हुआ बहिष्कार रूस को दूसरा बड़ा झटका है। इस कदम से पश्चिमी देशों ने साफ संकेत दे दिया कि रूस इस अहम संस्थान के सबसे बड़े पद पर होते हुए भी पूरी तरह बेबस है। उधर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। इसके साथ ही उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिससे यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वो मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में। हालांकि उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। इधर संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी शामिल नहीं हुई, जबकि इससे पहले अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर हुई तिरंगा यात्रा पर एनसीपी शामिल हुई थी, लेकिन वो इसी मामले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनी। यानी जब कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर बात करने का मौका आया तो एनसीपी किनारे हट गई। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने तिरंगा मार्च निकाला। एनसीपी भी इस मार्च का हिस्सा बनी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। खबर है कि कांग्रेस चाहती थी कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर सरकार को घेरें, लेकिन एनसीपी अदानी के मुद्दे पर बार बार एक ही बात दोहराने के खिलाफ है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, यहाँ 19 पार्टियां हैं जो रोज
नेता प्रतिपक्ष के कमरे में मिलते हैं 10 बजे। यही नहीं, खबर आई कि वो लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी में भी शामिल हुई, जबकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। यानी एक बार फिर कांग्रेस को ऐन वक्त पर उसी के सहयोगी ने धोखा दे दिया। जबकि 2024 से पहले कांग्रेस बार बार विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने केंद्र में मौका देखकर उसका हाथ छोड़ दिया। इधर लोकसभा में बजट सत्र का दूसरा चरण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने हंगामे की वजह से संसद सत्र को स्थगित किया, जिसमें दोनों ही पक्ष के सांसद शामिल थे। विपक्ष ने अदानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए हंगामा किया, तो सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग के साथ हंगामा किया। इसी दौरान विपक्ष के कुछ सांसद काले कपड़ों में स्पीकर के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया। उधर ईरान ने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में ही इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह भविष्यवाणी की थी कि 25 साल के अंदर इजराइल खत्म हो जाएगा। और अब 8 साल गुजरने के बाद उनका दावा है कि आने वाले कुछ सालों में ही इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके पीछे आयतुल्लाह अली खामनेई ने दलील दी कि इजराइल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि वहां की जनता ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिन्होंने वहां की संसद को ताकतवर बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की कोशिश की थी, जिसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह हो गया। कई हफ्तों तक पूरे इजराइल में सड़कों पर लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किए। यही नहीं, खामनेई ने यह भी दलील दी कि पिछले 4 साल के अंदर इजराइल 4 प्रधानमंत्री बदल चुका है, जिसकी वजह से इजराइल में राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। इसी वजह से आयतुल्लाह अली खामनेई ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ही इजराइल मिट जाएगा। इन दिनों ईरान और इजराइल की दुश्मनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे इजराइल रोकना चाहता है और ईरान हर हाल में परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया था कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पेंटागन की उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इजराइल बुरी तरह परेशान हो गया। उसने फौरन ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दी और ऐसा न करने पर उस पर मिसाइल से हमला करने की धमकी दे दी, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान अगर एटम बम बना लेता है तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही होगा। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए इजराइल बार बार ईरान पर मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इजराइल भड़का हुआ है और वो लगातार ये बात दोहरा रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका को उस पर हमला करना चाहिए। इजराइल का मीडिया ये तक दावा कर चुका है कि बेंयामिन नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने के लिए अकेले ही उससे भिड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच जंग तय मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह दावा कर दिया कि इजराइल के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वो आने वाले कुछ सालों में ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर कर्नाटक के गदग में पुलिस ने 50 लाख रुपयों के साथ एक कार को जब्त किया। ये पैसे कार की डिक्की में छिपा कर रखे गए थे, लेकिन सड़क पर जांच के दौरान प्रशासन ने रुपयों समेत कार को पकड़ लिया। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि ये कैश किसका है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में पुलिस ने सख्ती और सड़कों पर जांच बढ़ा दी। उधर रूस की धमकी के सामने आर्मेनिया ने सरेंडर कर दिया। अब आर्मेनिया ने वादा किया कि उनके देश का दौरा करने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ ही दिनों पहले आर्मेनिया के तेवर बिल्कुल अलग थे और उसके एक सांसद ने पुतिन को आर्मेनिया नहीं आने की नसीहत दी थी, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने वाला है, जिसने पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित कर उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। और इसी वारंट के बाद पुतिन के लिए उन 123 देशों में खतरा बढ़ गया है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं। आर्मेनिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने की कोशिश में जुटा है, जिसकी वजह से आर्मेनिया को मजबूरी में पुतिन के खिलाफ बयान देना पड़ा। लेकिन रूस के भी आर्मेनिया से मजबूत रिश्ते हैं। आर्मेनिया में रूस ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। इसके अलावा आर्मेनिया रूस की अगुवाई वाले सैन्य संगठन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा है। और यही वजह है कि जब आर्मेनिया की ओर से पुतिन को गिरफ्तार करने का बयान दिया गया तो रूस भड़क गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने सख्त रुख दिखाते हुए आर्मेनिया को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी थी और लगता है कि रूस के उस तल्ख तेवर का आर्मेनिया पर बड़ा असर पड़ा। एक हफ्ते के भीतर ही सुर नरम करते हुए आर्मेनिया की ओर से कह दिया गया कि पुतिन को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। इधर तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। बंदी संजय ने SSC पेपर लीक मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए टाल दी। बंदी संजय कुमार को तेलंगाना पुलिस ने 4 अप्रैल की रात उनके करीमनगर वाले घर से हिरासत में लिया था। उधर सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली। पहले तो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन OPEC+ ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया
और अब कच्चे तेल की कीमतें खुद ही बढ़ा दी, वो भी सिर्फ एशिया पहुंचने वाले कच्चे तेल की। हालांकि कीमत बढ़ाने का फैसला ओपेक प्लस का नहीं बल्कि सिर्फ सऊदी अरब का है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको का 60% तेल एशिया में आता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया उसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। इन्हीं देशों पर इस फैसले का असर भी होगा। ऊपर से कच्चे तेल का महंगा होना इसलिए भी तय है क्योंकि ओपेक प्लस देश कच्चे तेल का उत्पादन घटाने वाले हैं। इस बार ये कटौती 1 या 2 लाख बैरल की नहीं बल्कि एक साथ 5 लाख बैरल रोजाना तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया गया। ये फैसला कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा देगा। जानकार मान रहे हैं कि यूक्रेन जंग की शुरुआत के वक्त कच्चे तेल की जो कीमतें थीं, इस बार कीमतें उससे भी पार जा सकती हैं। इधर राजस्थान में पेपर लीक मामले में पुलिस ने 1 लाख के इनामी शेर सिंह नाम के आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि शिक्षक भर्ती का पेपर उसी ने लीक किया था। पिछले महीने पुलिस ने पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को पकड़ा था, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने शेर सिंह नाम के सरकारी स्कूल के एक टीचर से 40 लाख रुपए में शिक्षक भर्ती का पेपर खरीदा था। इस बीच चीन एलएसी के नजदीक तिब्बत के 2 कस्बों को शहर का दर्जा देने की तैयारी में है। चीन ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में 11 जगहों के नाम बदलकर पहले ही विवाद बढ़ा चुका है और अब वो एलएसी के नजदीक अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की फिराक में, जिसके लिए उसने कस्बों को शहर की तरह बसाने की चाल चली है। मतलब चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो तिब्बत के 2 कस्बों की तस्वीर बदल देगा, लेकिन असलियत यह है कि वो वहां अपना मकसद पूरा करना चाहता है, क्योंकि चीन ने तिब्बत के जिन 2 कस्बों कोना और मिलिन को शहर का दर्जा देने के लिए चुना है वो दोनों एलएसी के नजदीक है। लेकिन अब तक उसने एलएसी के नजदीक बसे इन इलाकों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा। उसने वहां रहने वाले लोगों की कभी भी परवाह नहीं की। लेकिन अब उसके लिए तिब्बत के ये इलाके काफी अहम हो गए हैं, क्योंकि चीन उन इलाकों के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने का प्लान बना रहा है और इसीलिए वो कोना और मिलिन कस्बों में शहर की तरह सुविधाएं देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक चीन वहां सड़कों का जाल बिछाएगा ताकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को वहां तक पहुंचा सके। इसके अलावा चीन वहां अपने टैंकों और दूसरी सैन्य गाड़ियों की भी तैनाती चाहता है। यानी चीन इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। हालांकि उसने जितनी बार भी इस तरह की हरकत की है उसे मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय सेना उसकी हर साजिश को नाकाम कर देती है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में चीन ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इस पर भारत ने उसे करारा जवाब दिया था। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को यूक्रेन में तकनीक और सैनिकों के खराब प्रदर्शन का बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा, इसलिए पुतिन को वो जीत नहीं मिल सकी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। यानी पुतिन जिन खतरनाक हथियारों और सैनिकों के दम पर जीत का सपना देख रहे थे उन्होंने ही धोखा दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के ज्यादातर हथियार जिनमें सेंसर लगे थे वो रडार सिस्टम के खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं चल सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष में रूस की 160 से ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें 100 सैटेलाइटों का इस्तेमाल वो अपनी सेना के लिए करता है। लेकिन यूक्रेन की जंग में रूस की ये सैटेलाइटें उतनी असरदार नहीं रही जितनी उनसे उम्मीद थी। मतलब इन सैटेलाइटों की मदद से रूसी सेना अपने रडार सिस्टम और सेंसर लगे हथियारों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकी। इसी वजह से रूस के ज्यादातर हथियार बेकार हो गए और वो उनसे हमला तक नहीं कर पाया, जिसका नुकसान रूसी सेना को यूक्रेन के कई इलाकों में उठाना पड़ा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कई शहरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद भी रूसी सेना पिछड़ गई, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन के रॉकेट और मिसाइलों को सही वक्त पर ट्रैक नहीं कर सकी, जिसकी वजह से यूक्रेन में मौजूद उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। यानी जिस तकनीक के जरिए पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द जीतना चाहते थे वो उनके काम नहीं आ सकी। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि पुतिन के सपनों को चकनाचूर करने में उनके सैनिकों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कहा गया कि यूक्रेन में रूसी सैनिक जेलेंस्की की सेना की तरह मजबूती से जंग नहीं लड़ रहे। यही वजह है कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद रूस के हाथ अब तक खाली हैं। इधर दिल्ली सरकार टीचरों की ट्रेनिंग का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने इस मामले में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के दखल पर कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई। दिल्ली सरकार ने याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी किस टीचर को कब ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाएगा ये तय कर रहे हैं, जबकि ये मामला दिल्ली सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस बीच जापान ने ऐलान किया कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही वो कई देशों में रक्षा प्रोजेक्ट पर भी भारी रकम खर्च करेगा। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में जापान ने अपनी नीति में कई बदलाव किए हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक खतरनाक हथियारों से दूर रहने वाला जापान अब उनके पीछे भाग रहा है। पिछले साल दिसंबर में ही उसने ऐलान किया था कि वो अगले 5 साल में अपना रक्षा बजट दुगना कर लेगा। इसके साथ ही जापान ने घातक हथियारों के लिए अमेरिका के साथ बड़ी डील भी की थी और अब वो उन देशों के रक्षा प्रोजेक्ट पर भारी रकम खर्च करेगा जिनके साथ उसकी दोस्ती है। असल में जापान की नजर उन देशों पर है जो चीन के दुश्मन है, यानी जापान इन देशों को ताकतवर बनाकर चीन का मुकाबला करना चाहता है। इस कड़ी में वो सबसे पहले फिलीपींस की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने वाला है ताकि वो दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रख सके।
इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया। वो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे और इसी दौरान 14 मार्च को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग गई। इस हादसे से कुछ देर पहले ही पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ जबरदस्त भाषण दिया था और उसके कुछ देर बाद ही रूस का रक्षा मंत्रालय लपटों में गिर गया, जिसके बाद पुतिन ने इसे आतंकी हमला बताते हुए इसका आरोप पश्चिमी देशों पर मढ़ दिया। क्योंकि इस हादसे से कुछ देर पहले ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और ये चेतावनी दी थी कि रूस उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, जिसके कुछ देर बाद मॉस्को में मौजूद रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों ने जानबूझकर वहां हमला करवाया ताकि रूस के लोगों के बीच दहशत मचाई जा सके। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां फौरन वहां पहुंच गईं, जिन्होंने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन काफी देर बाद तक भी उस बिल्डिंग से काला धुआं निकलता रहा। पुतिन ने इस हमले की तुलना आतंकी हमले से करते हुए इसके लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। इधर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यानी अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी कि जमानत मिलने पर सत्येंद्र जैन गवाहों और सबूतों पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे जांच पर असर पड़ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में बंद है। उधर चीन के सैनिक अपने ही देश में बनाए ड्रोन को उड़ाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालत यह है कि उसे इन सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए दोबारा कैंप लगाने पड़े हैं, ताकि जिन ड्रोन को चीन दुनिया के 17 देशों को बेचकर अपनी तकनीक का डंका बजा रहा है, उन्हें वो खुद भी इस्तेमाल कर सके। असल में चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ हुई झड़प के बाद वहां ड्रोन तैनात करने का फैसला लिया था, जिसके लिए उसने कई घातक ड्रोन बनाए और भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास उन्हें तैनात कर दिया। लेकिन वो चीन के लिए अब कबाड़ हो चुके हैं, क्योंकि उनके सैनिक उन ड्रोन को उड़ा ही नहीं पा रहे, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि चीन की सरकार ने अपने सैनिकों को ड्रोन उड़ाने की तकनीक सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स होगा, जिसे पास करना बेहद कठिन माना जाता है। पिछले साल इस कोर्स के लिए 100 लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें आधे से ज्यादा लोग फेल हो गए थे। इस बीच अमेरिका की कैंसस सिटी में एक ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस पर हमला हो गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि उन्होंने उन 3 संदिग्धों को पकड़ लिया, जिन्हें ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार करने पुलिस मिजोरी राज्य की कैंसस सिटी पहुंची, जिन्होंने पुलिस को देखते ही उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो तीनों संदिग्ध भी घायल हो गए। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की फौज से टक्कर लेने के लिए जेलेंस्की ने एक स्पेशल ब्रिगेड तैयार की है, जो दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करने में माहिर है, जिसका नाम बॉर्डर ऑफ स्टील है और उसमें 40,000 सैनिक शामिल किए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ये स्पेशल ब्रिगेड रूस की सेना के खिलाफ जवाबी हमले के लिए अलग अलग मोर्चों पर मैदान में होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस नई ब्रिगेड में जिन 40,000 लोगों को भर्ती किया गया, उनके पास सेना में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। मतलब ये कि सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, जिन्होंने कभी एक सैनिक के तौर पर काम नहीं किया, लेकिन उन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद बेहद खूंखार सैनिक बनाया गया, जो जंग के मोर्चे पर बाजी पलट देने का दम रखते हैं। क्योंकि दावा है कि जेलेंस्की की सेना की ये नई ब्रिगेड आधुनिक हथियारों से लैस है और उसके पास पश्चिमी देशों से मिले खतरनाक हथियार, टैंक, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। जेलेंस्की ने अपनी इस नई ब्रिगेड को रूस के कब्जे से उन इलाकों को आजाद कराने का जिम्मा दिया है, जिन पर पुतिन की फौज ने पिछले साल कब्जा कर लिया था। इस बीच ब्राजील के शहर ब्लूमेनाओ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आदमी ने एक डे केयर सेंटर पर हमला कर दिया। उसने वहां कुल्हाड़ी से 4 बच्चों की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने जिन बच्चों की हत्या की, उनकी उम्र 5 से 7 साल बताई गई। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर उसने ब्राजील के ब्लूमेनाओ शहर के उस डे केयर सेंटर पर हमला क्यों किया। करनियां मरने की हैं, कथनियां जीने की हैं। करनियां मरने की हैं, कथनियां जीने की हैं। सौबात की एक बात कही प्रेम ने, कोशिशें आखिर तलक चीथड़े सीने की। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की बात।